और अंततः न्यायालय ने काफी जद्दोजहद और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ये मान लिया कि यह संबंध अब आगे चलने वाला नहीं और तलाक के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। कभी अग्नि के 7 फेरे लेकर वैवाहिक सूत्र में बंधे शिशिर और मृदुला मात्र 2 वर्ष से भी कम समय में अलग हो जाएंगे, किसी ने सोचा भी न होगा। कचहरी से बाहर निकल दोनों की नजरें एक दूसरे से एक बार मिली और फिर दोनों अपने अपने परिजनों के साथ 2 पृथक दिशाओं में चल दिए। घर पहुंचने के बाद इस प्रक्रम पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन मृदुला बिल्कुल गुमसुम थी। हाँ, उसका अंतर्मन कुछ ज्यादा ही अशांत था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई और हठात पलंग पर लेट गई। वो अपने आप को अभी सहज नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चूक कहाँ हो गई जो ये बालू की भीत सदृश दाम्पत्य संबंध भर भराकर गिर पड़ा। किसी चलचित्र की तरह तमाम घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। आज बरबस उसे निखिल की याद हो आई थी। निखिल उसका पहला प्यार था जो जैसे जान देता था उस पर। आज भी वो पल उसे भुलाए नहीं भूलता जब खून की जांच कराने हेतु वह एक पैथोलॉजिकल क्लिनिक में बैठी थी। डॉक्टर ने खून का नमूना लेने के लिए उसके हाथ में सुई चुभोई नहीं कि सामने बैठे एक अजनबी युवक के मुख से सिसकारी निकल गई। मृदुला ने नजरें उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा उठी। युवक झेंप गया। वो युवक कोई और नहीं निखिल था। निखिल से यही उसकी पहली मुलाकात थी। क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद औपचारिक बातचीत में निखिल मृदुला की सहेली सुरभि का बड़ा भाई निकला जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था। मृदुला उन दिनों बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। उसके बाद कई ऐसे अवसर आए कि दोनों एक दूसरे के करीब बहुत करीब आते गए। इस मेलजोल ने कब प्यार का रूप ले लिया कुछ पता न चला, लेकिन जब शादी की बात चली दोनों ही के परिवार में जैसे भूचाल आ गया। कारण दोनों आपस में सौजातीय नहीं थे। बस मृदुला के पंख कुतरने के लिए उसके पुलिस अधिकारी पिता ने आनन फानन में बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहे शिशिर के साथ उसकी शादी तय कर दी। उस दिन खूब रोई थी वो, खूब आरजू मिन्नतें की थीं, लेकिन उसके कड़क प्रवृत्ति के पिता ने एक न सुनी और अंततः इसे नियति का खेल समझ मृदुला ने समझौता कर लिया। इसके अतिरिक्त वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। तथाकथित लोकलाज का डर जो था। मृदुला ब्याह कर ससुराल चली आई थी, एक ऐसे परिवार में जो पूरी तरह रूढ़िवादी था, जहां तरह तरह की बंदिशें थीं। ये करना है वो नहीं करना है। उसके पिता ने सोचा होगा। बेटी का कन्यादान कर उन्होंने गंगा नहा लिया और उनकी तथाकथित आन बान और शान भी रह गई। लेकिन ये जरा भी नहीं सोचा कि बेटी के उन तमाम सपनों अरमानों का क्या होगा जो उसने बचपन से अपने मन में संजोए थे। खूब पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने, अपने पांवों पर खड़े होने के सपने, एक ऐसे जीवन साथी पाने के सपने जिसके सानिध्य में वो जिंदगी की तमाम ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन मृदुला के लिए अब सब कुछ एक ख्वाब था और लंबी घूंघट के अंदर अपनी नियति पर आंसू बहाने के सिवाय वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पति के कमाऊ नहीं होने का नतीजा था। छोटे मोटे खर्च के लिए भी वो सास ससुर पर निर्भर थी और इसीलिए अभी हाथ की मेहंदी भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी कि चारों ओर से जैसे आदेश और निर्देश की बौछारें होने लगी। बहू ये करो, बहू वो करो। बिना किसी को कोई जवाब दिए चुपचाप वह रात दिन घर के कामों में लगी रहती। फिर भी बात बात पर डांट भी सुननी ही पड़ जाती थी। इसी बीच शिशिर का रिजल्ट क्या खराब हुआ, उसका ठीकरा भी उसी के सर मढ़ा गया। बहू का पांव ही ठीक नहीं। सासू माँ ने बस साफ शब्दों में कह दिया, अब हम नहीं चला सकते तुम्हारी गृहस्थी। बहुत कमाए होंगे पिताजी ने तुम्हारे, अपने खर्च के लिए भी हर महीने रुपये मंगा लिया करो। उस दिन पहली बार कुछ सहमे स्वर में मृदुला ने अपनी इच्छा जताई थी, माँ जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपकी अनुमति हो तो कोई नौकरी का प्रयास करूँ। लेकिन सासू माँ के एक ही जवाब ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। ये कोई बात हुई क्या? इस घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती, समझी? सुनकर खून के घूंट पीकर रह गई थी मृदुला। इस लगातार शारीरिक श्रम और मानसिक तनाव ने उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया। उसका दहकता सौंदर्य मध्यम पड़ने लगा। एक दिन अकस्मात मृदुला के पिता उससे मिलने को आ गए। संयोगवश उस वक्त वह घर के फर्श पर पोछे लगा रही थी। झट हाथ धोकर अपने हालात को भरसक छिपाती वो पिता के पास आ खड़ी हुई, लेकिन पिता ने सब कुछ भांप लिया। कहा, तू तो बिल्कुल आधी हो गई रे बिटिया, ये कहाँ ब्याह दिया तुझे मैंने बेटी। कहकर पिता ने जैसे ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे आंखों से गंगा जमुना बह चला। मृदुला के, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबूजी। बाप बेटी की बातें सासू माँ की कानों में पड़ी और वे तिलमिला उठी। टेसियो तो ऐसे बहा रही है जैसे हम सास ससुर नहीं इसके दुश्मन हों।
अब नाराज ना होइए समधन जी, बिटिया ने तो कुछ कहा भी नहीं। मृदुला के पिता ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन आप उछाल रहे हैं हमारी इज्जत। घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती। कहाँ से रखे नौकर चाकर? इसके पति की पढ़ाई में मोटी रकम भी तो भेजनी पड़ती है। ऐसा ही था तो ब्याहते अपनी बेटी को किसी राजा महाराजा के घर। तमतमाई सी बोली मृदुला की सासू माँ। अधमरा तो कर दिया आप सबों ने। मेरी बेटी अब एक पल नहीं रुक सकती इस हालत में। अब लौटेगी तभी जब इसका पति कमाने लगेगा, मृदुला के पिता का जवाब था। सुनते ही भड़क उठे मृदुला के ससुर। बेशक ले जाइए, हम रोकेंगे भी नहीं आपकी बेटी को। और मृदुला चली आई थी पिता के साथ वापस मैके में। पिता को अपनी भूल का एहसास हो आया था। उन्हें लगा इस हालात के लिए वे ही दोषी हैं। बस क्या था, उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया। तमाम उत्पीड़नों से बेटी की मुक्ति के लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ले ली, जैसे शादी नहीं गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। कुछ महिला संगठनों ने भी हवा दी मामले को। उसके बाद तो न्यायिक प्रक्रियाओं का लंबा दौर चढ़ा, जिसकी परिणति मृदुला और शिशिर के तलाक के रूप में हुई। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से अपनी पीठ थपथपाने लगे थे। उनकी झूठी शान का सवाल जो था, किसी ने भी इसके दूरगामी परिणाम की नहीं सोची। यह मामला अखबारों में इतना उछाला गया कि दोनों ही परिवारों में वैवाहिक संबंध से लोग कतराने लगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये तो बीतता ही जाता है। देखते देखते 3-4 वर्ष से अधिक बीत गए। मृदुला अपनी एकाकी जिंदगी से ऊबने लगी। यही कारण था कि अखबार में एक कंपनी में प्रोजेक्ट ऑफिसर की नौकरी का विज्ञापन देख उसने भी आवेदन कर दिया। पैसों के लिए कम, वक्त काटने के लिए ज़्यादा। साक्षात्कार के लिए प्रबंध निदेशक के कमरे में प्रवेश करते ही वो चौंक उठी थी। सामने बैठा व्यक्ति निखिल था। फिर तो दोनों ने अपने अपने अतीत को साझा किया। निखिल ने बताया, मृदुला की शादी के बाद तो वो टूट ही चुका था, लेकिन कालांतर में उसकी भी अन्यत्र शादी हो गई और आज उसकी एक बेटी भी थी। दूसरी ओर मृदुला की कहानी सुन निखिल ने एक लंबी सांस ली। कैसी विडंबना है मृदुला, 2 परिवारों ने महज अपनी जिद के कारण अपने ही बच्चों का बसा बसाया आशियाना उजाड़ दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, अब तुम आ गई हो तो मेरे साथ काम करो। आज से तुम इस कंपनी की प्रोजेक्ट ऑफिसर हो। इस नौकरी से मृदुला को बड़ा बल मिला था। बड़ी लगन से वो अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया, उससे कंपनी में शीघ्र ही उसकी एक अलग पहचान बनी। एक दिन शाम में छुट्टी के वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। मृदुला कार्यालय के बरामदे में खड़ी होकर बारिश रोकने का इंतजार कर रही थी। तभी निखिल पीछे से आकर बगल में खड़ा हो गया। कहते हैं, शाम की बारिश और शाम के मेहमान जल्द जाते नहीं। आपकी इजाज़त हो तो अपनी गाड़ी में आपको घर छोड़ दूँ। मृदुला थोड़ा मुस्कुराई और निखिल की गाड़ी में बैठ गई। घर के पास गाड़ी रुकते ही सड़क के पार एक पेड़ के नीचे तेज बारिश के पानी से बुरी तरह लथपथ एक युवक को देख मृदुला ने निखिल को इशारा किया। लगता है शिशिर है, लेकिन ये यहाँ देखते हैं, कहकर निखिल गाड़ी से नीचे उतरा और शिशिर की ओर बढ़ा। पीछे पीछे मृदुला भी साथ हो ली। शिशिर जैसे ठंड से कांप रहा था। मृदुला की ओर हसरत भरी नज़रों से देखते हुए किसी तरह उसने कहा, मृदुला, तुमसे दूर होने के बाद तुम्हारी बड़ी याद आई, लेकिन कमाता नहीं था ना, इसलिए लाचार था। आज मैं एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ। सोचकर आया था तुम्हें एक बार फिर से मना लूँगा, लेकिन लगता है काफ़ी देर हो चुकी है। मृदुला ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर वहाँ से जाने लगी कि निखिल ने रोका उसे। रुको मृदुला, तुम दोनों के बीच परस्पर संवादहीनता के कारण ही दूरियां बढ़ती गईं और अंततः जो हश्र हुआ वो हम देख रहे हैं। शिशिर जी को बताओ, हम दोनों सिर्फ एक कंपनी में सहकर्मी हैं और अच्छे मित्र भी, इससे अधिक कुछ नहीं। और हाँ, मैंने पाया है शादी और तलाक दोनों ही मामलों में तुम दोनों की कोई सहमति नहीं थी, बल्कि अभिभावकों ने ही दुर्भाग्यवश दोनों मामले थोपे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। शिशिर जी खुद चलकर यहाँ आए हैं। इन्हें रोक लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मृदुला लगभग भागती सी गाड़ी में से अपना शॉल निकाल लाई और ढक दिया शिशिर के कांपते जिस्म को। निखिल के चेहरे पर संतोष की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने नदी के 2 किनारों को मिलाने के लिए सेतु का काम जो किया था आज।